एक ऐसी आवाज़ जो दशकों के बाद भी दिलों में आग लगा देती है। तुम मुझसे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ये शब्द किसी किताब के नहीं थे। ये शब्द थे एक ऐसे इंसान के जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही सपने को हिंदुस्तान की आज़ादी। वो इंसान जिसे दुनिया नेताजी कहा, वो इंसान जिसकी मौत आज भी एक रहस्य है, वो इंसान जिसका नाम लेते ही भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। आज की कहानी एक सिर्फ नेता की कहानी नहीं है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने हर एक हद तोड़ी, हर एक खतरा उठाया, हर एक आराम को ठुकराया, सिर्फ इसलिए कि उसका देश आज़ाद हो सके। जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है अंशु कुमार और आप देख रहे हैं द अंशु। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा के कटक शहर में एक घर में एक बच्चे की किलकारी हुई। माँ प्रभा देवी ने उस बच्चे को गोद में लिया और नाम रखा सुभाष। पिता जानकीनाथ बोस एक कटक में एक जाने माने वकील। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी घर में सुरक्षित जिंदगी थी, लेकिन इस घर का छोटा बेटा बाकी सबसे अलग था। बचपन से ही उनकी आंखों में एक सवाल छूटता था, आखिर ये अंग्रेज हमारे देश में क्यों हैं और हम इनके आगे क्यों झुक रहे हैं। पढ़ाई में अव्वल, खेल में तेज और भाषण में निडर। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ा यह लड़का एक दिन सीधा लंदन पहुंचा और वहां अंग्रेजी माध्यम से उस टाइम की सबसे बड़ी परीक्षा ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। और जी हाँ, एक ऐसी रैंक ला के रख दी जो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए लाना इम्पॉसिबल था। 4th रैंक। एक हिंदुस्तानी चौथे नंबर पर और एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी अफसरों के बीच चौथे स्थान पर। एक यह बहुत बड़ी बात थी। सरकार की परीक्षा जिसके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था, इतने देशों पर उसका कब्जा था, फिर भी उस परीक्षा को पास हमारे नेताजी ने कर लिया था। अब दुनिया ने सोचा यह लड़का अंग्रेजी अफसरों के बीच, अंग्रेजी अधिकारियों के बीच रहेगा, अच्छी वेतन होगी, अच्छा पैकेज होगा और आरामदायक जिंदगी होगी। विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी नौकरी जिसे पाने के लिए हर एक बच्चा उस टाइम पर जी जान से मेहनत करता था, फिर भी नेताजी ने उस नौकरी को ठुकरा। जब घर वालों को यह बात पता चली तो घर वालों ने पूछा कि तुमने यह नौकरी क्यों ठुकराई, तो उन्होंने सीधा उत्तर दिया कि जो सरकार हमारे देशवासियों को गुलाम रखती है, हमें उनकी कुर्सी नहीं चाहिए। काफी बहस भी हुई थी इस विषय में उनके पिता और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लेकिन कुछ लोग नौकरी करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखने के लिए। सुभाष चंद्र बोस और बाकी अफसरों में यही फर्क था। अब वर्ष आया 1921। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही उनकी मुलाकात हुई देशबंधु चित्तरंजन दास से, जो उनके राजनीतिक गुरु भी बने। सुभाष चंद्र बोस का स्वभाव बड़ा ही सबसे अलग था। जब जब अंग्रेज अत्याचार उठाते थे तो सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। जब जब आवाज दबाई जाती थी तो फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस सड़कों पर उतरते थे और जैसे ही सड़कों पर उतरते थे तो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था तो फिर से वो जितनी बार गिरफ्तार हुए उससे और अधिक सीख कर और कुछ नया करते थे हर बार। सुभाष चंद्र बोस अपनी लाइफ में, अपने जीवन में 11 बार जेल गए, 11 बार यातना सही और 11 बार आज़ाद हुए, लेकिन ऐसी कोई जेल नहीं थी जो सुभाष चंद्र बोस के सपनों और इरादों को रोक सके। अब कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं थी, एक गांधीवादी तो दूसरी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा और सत्य से ही हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग थे। वो ये मानते थे कि अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो हमें शस्त्र उठाना मंजूर। लोग सोचते हैं गांधी जी और नेताजी दुश्मन, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। कहा जाता था कि गांधी जी ने एक बार बोस से कहा था, तुम्हारी देशभक्ति पर मुझे कोई संकोच नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस हमेशा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते। लेकिन फर्क इतना था कि गांधी जी अहिंसा से लड़ना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस युद्ध से, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी, आज़ादी। 1938 आते आते सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में भी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी जी की इच्छा के खिलाफ जाकर। इससे पूरा कांग्रेस संगठन था जो हिल गया और गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है। कारण यह था कि गांधी जी अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे और सुभाष चंद्र बोस यह कहते थे कि अगर युद्ध भी करना पड़े आज़ादी के लिए तो हम युद्ध करेंगे। इसलिए शायद गांधी जी को लगा कि अब कांग्रेस के अंदर सशस्त्र विद्रोह करने वाले या युद्ध करने वालों की संख्या अधिक है, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीते। परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बस फर्क होगा वहाँ पे केवल विचारों का, कि सुभाष चंद्र बोस का जो भाषण थे या जो शैली थी वो या कोई भी आदमी अगर बात सुन ले तो फिर वहाँ उस बात को नकारना नामुमकिन था। और फिर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब वर्ष आया 1940। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, दुनिया जल रही थी और अंग्रेज भारत को अपनी जंग में झोंक रहे थे। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने खुलकर यह विरोध कर दिया, ये हमारी जंग नहीं, ये अंग्रेजों की जंग है और इस जंग को अंग्रेजों को ही लड़ना। इस बात से तना कर अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उनके लिए उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन कोई दीवार ऐसी नहीं बनी थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और उनके विचारों को रोक सके। और फिर नेताजी ने एक योजना बनाई और कुछ दिन पहले से ही उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और अपने आप को कमरे में बंद करने लगे। इसी बीच की एक छोटी सी कहानी भी है कि वो जब भी खाना खाते थे तो उनके दो भतीजे थे छोटे छोटे, तो उन भतीजों को साथ बुला लेते थे। ये उनकी योजना का सबसे बड़ा बिंदु था और कई दिनों तक जब वो भागे तो कई दिनों तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस अभी अपने घर में हैं या नहीं। जब वह जर्मन पहुंचे इसकी खबर अंग्रेजी सरकार को, फिर इसके बाद उनके परिवार वालों को पता चला, क्योंकि परिवार वालों को यह लग रहा था कि
घर में बंद कर दिया है। इस वजह से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो अपने आप से टूट गए हैं, परंतु ऐसा नहीं था। कई दिनों तक उनके भतीजों ने उनका वो खाना था वो खाया, तो घर वालों को भी कोई शक नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को आखिरी बार देखा था बिना कुछ कहे, क्योंकि अगर वो कुछ कहते तो पकड़े जाते और फिर इसके बाद वो वहाँ से नहीं भाग पाते। 16 जनवरी 1941 की गहरी रात थी और सुभाष चंद्र बोस पठान के भेष धारण किया और लंबी दाढ़ी, टोपी, शेरवानी पहनी और नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, और फिर अपने ही घर से निकल गए अंग्रेजों के सामने से और अंग्रेजों की नजरबंदी के सामने से। घर से कार से पेशावर, फिर काबुल और फिर पहुंचे जर्मन की राजधानी बर्लिन। हजारों किलोमीटर का सफर केवल भेष बदलकर ही पूरा किया। इसी बीच एक रेलवे स्टेशन वाली कहानी भी बहुत दिलचस्प। आ जाता है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज अफसर उनकी तरफ बढ़ा, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा गया। अगर पहचान हो जाती तो फिर गिरफ्तारी थी, लेकिन नेताजी ने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया और टूटी फूटी उर्दू में उस अंग्रेज अफसर का जवाब दिया। अंग्रेज आगे बढ़ गया और भारत का इतिहास एक सांस से बच गया। बर्लिन पहुंचकर बोस एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत की आज़ादी या भारत में ज़्यादा रुचि नहीं थी और 1943 ईस्वी में जर्मन के एक पनडुब्बी से वो सीधा पहुंच गए जापान और जापान से पहुंचे सिंगापुर, जहां उनके हाथों में कमान सौंपी गई इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। अगर आपको भी इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए तो INA कमेंट में। 21 अक्टूबर 1941 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। अपना झंडा, अपनी सेना और अपना बैंक, यहाँ तक कि अपना राष्ट्रगान। अगर आपको पता है कि वह राष्ट्रगान कौन था और उसका नाम क्या है तो जरूर बताइए। और झंडे पर था दौड़ता हुआ बाघ। सिंगापुर में हजारों लोग जमा थे। नेताजी मंच पर आए और उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूरा मैदान कांप उठा, लोग अपने ये गहने उतार कर देने लगे। कई नौजवान तुरंत ही सेना में भर्ती हो गए। कहा जाता है कि एक माँ अपने बेटे को लेकर आई और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, ना तो मेरे पास सोना है ना ही चांदी है, मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, मेरा बेटा, और आप इसे ले जाइए। नेताजी सिर्फ नेता नहीं थे, वो थे जुनून। जैसे ही नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, तो लाखों लोगों में यह बात या नारा चिंगारी से एक भयानक ज्वाला में तब्दील हो गया। 85,000 से ज्यादा सैनिक एक ही झंडे के नीचे, एक ही लक्ष्य, हिंदुस्तान की आज़ादी। INA ने इम्फाल और कोहिमा में सीधी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जंगलों में, बारिश में, भूखे पेट, लेकिन कोई नहीं टूटा। नेताजी ने महिलाओं की सेना भी बनाई, झांसी रेजिमेंट। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसकी कमांडर थी। जब महिलाओं की सेना बनाने की बात आई तो कई लोग हंसे और लक्ष्मी सहगल ने यह कहा कि अगर देश के लिए मरना पड़े तो महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह भविष्य के लिए भारत की तस्वीर थी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध बढ़ने लगा, जापान हारने लगा, INA कमजोर पड़ने लगा, लेकिन नेताजी का हौसला नहीं टूटा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। INA का सपना टूटने लगा, लेकिन नेताजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वो सोवियत संघ जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें एक नई रणनीति बनानी थी। दिन था 18 अगस्त 1945। ताइवान का एक जापानी विमान उड़ान भरता है और कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सरकार घोषणा करती है कि नेताजी शहीद हो। लेकिन यह बात देश मानने को तैयार नहीं होता है। यह बात आज तक साबित नहीं हो पाई कि नेताजी आखिरकार कहाँ गए। किसी ने कहा रूस में और किसी ने कहा चीन में, और कई लोगों का दावा यह भी है कि उन्हें भारत में एक साधु के भेष में देखा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में यानी आज के अयोध्या में लोग उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। उनके पास नेताजी से जुड़ी चीजें मिली, पत्र, फोटो, INA के दस्तावेज। आज भी बहुत लोग उन्हें गुमनामी बाबा को ही नेताजी मानते हैं। सच क्या है शायद इतिहास कभी ना बता पाए। इसके बाद INA युद्ध हार गई, लेकिन नेताजी अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत को तोड़ के रख दिया। जब INA सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया तो पूरा देश सड़कों पर उतर गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ। इतिहासकार मानते हैं कि उसी दिन से अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि अब भारत पर राज करना इम्पॉसिबल है। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने नौकरी छोड़ी देश के लिए, घर छोड़ा देश के लिए, 11 बार जेल गए देश के लिए और शायद अपनी जान भी दे दी देश के लिए। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। नेताजी भी उन्हीं में से एक थे। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।